नमस्कार, जय श्री राधे कृष्णा। आर के शिक्षा पीठ में मैं आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। अभी तक हमने शिक्षा मनोविज्ञान की फर्स्ट यूनिट प्रारंभ कर रखी है। उसमें हमने पहले शिक्षा के बारे में सारा पढ़ा, फिर उसके बाद हमने मनोविज्ञान के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने शिक्षा मनोविज्ञान को प्रारंभ कर रखा है। उसकी परिभाषाएं, क्षेत्र, शाखाएं, उपयोगिता वगैरह लास्ट क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं। अब हम शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों के बारे में पढ़ेंगे। सामान्यतः जैसे सिलेबस में होता है, विधियों का स्पष्ट वर्णन नहीं होता कि विधियों के बारे में एग्जाम में पूछा जाएगा, किंतु विधियों में से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए हम विधियों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वह हमारे सिलेबस के अंदर इंक्लूड हो जाती हैं और उसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां, शिक्षा मनोविज्ञान की दो विधियां होती हैं। कौन कौन सी? आत्मनिष्ठ विधि और वस्तुनिष्ठ विधि। आत्मनिष्ठ विधि जब व्यक्ति स्वयं ही स्वयं का अध्ययन करता है, वह आत्मनिष्ठ विधियां होती हैं। यह वैज्ञानिक नहीं होती, क्योंकि अब आप स्वयं देखिए, यदि आपसे आपके बारे में कोई पूछे, आपका लास्ट जो वैकेंसी आई उसमें सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, तो आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो पढ़ता भी बहुत ज्यादा था, मैंने तो 15 से 16 घंटे भी पढ़ा, मैं तो अच्छी बुक भी लेकर आया, मैंने तो क्लासेस भी ली, मैंने तो ये भी करा, मैं तो बहुत पढ़ता था। पर आप अपनी कमियां थोड़ी ना बताएंगे कि हाँ, मुझे टाइम मैनेजमेंट नहीं करना आया, हाँ, मेरे द्वारा प्रश्नों को इस तरीके से हल करने की प्रैक्टिस नहीं करी गई। तो यानी कि यह पूर्ण विश्वसनीय नहीं होती, वैज्ञानिक नहीं होती आत्मनिष्ठ विधियां। और वस्तुनिष्ठ विधियां होती हैं, यह वैज्ञानिक होती हैं, प्रयोगात्मक होती हैं। तो आत्मनिष्ठ विधि सबसे पहली विधि है। इनको हम समीपस्थ विधियां भी कहते हैं, और ये होती हैं दूरस्थ विधियां। इनका एक नाम और है। मान लो एग्जाम में यदि लिखा जाए समीपस्थ विधियां और दूरस्थ विधियां, तो आपको पता होना चाहिए आत्मनिष्ठ विधियों को ही समीपस्थ विधियां कहते हैं और दूरस्थ विधियों को ही हम वस्तुनिष्ठ विधियां कहते हैं। सबसे पहले हम आत्मनिष्ठ विधि के बारे में पढ़ेंगे। आत्मनिष्ठ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वस्तुनिष्ठ में से प्रश्न पूछे गए हैं, हाँ, पर फिर भी हम आत्मनिष्ठ को भी पढ़ते हैं। आत्मनिष्ठ के अंतर्गत दो विधियां आती हैं। कौन कौन सी विधियां हैं? आत्मनिरीक्षण विधि और एक है जीवन गाथा विधि। आत्मनिरीक्षण विधि सबसे पहली विधि। आत्मनिरीक्षण विधि में होता है कि स्वयं के द्वारा स्वयं का अध्ययन, यानी कि क्या होता है, व्यक्ति स्वयं ही अपने अंदर अंतर्दर्शन कर अपने बारे में बताता है। वही आत्मनिष्ठ विधि का प्रकार है। तो उसी की विशेषता इनके अंतर्गत आएंगी कि आत्मनिरीक्षण विधि, आत्मनिष्ठ विधियों में, आत्मनिरीक्षण विधियों में क्या अंतर्गत है कि आत्मनिरीक्षण विधि स्वयं का निरीक्षण करना, यानी कि स्वयं का निरीक्षण करना, व्यक्ति स्वयं के बारे में बताता है। अब स्वयं के बारे में कोई व्यक्ति क्यों पूरा बताएगा? आपसे कोई भी आपके बारे में कुछ पूछेगा तो आप, अच्छा, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं सुबह उठता हूँ, जल्दी उठता हूँ, मैं घूमने जाता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, अपनी बुराइयां थोड़ी ना कोई व्यक्ति बताएगा। तो यह विश्वसनीय नहीं होती। जो आत्मनिरीक्षण विधि होती है, स्वयं का व्यक्ति का निरीक्षण करना होता है, वह विश्वसनीय नहीं होती। यह स्वयं के द्वारा स्वयं का अध्ययन करना होता है। इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? विलियम वुंट और टिचनर के द्वारा। यह सरल विधि है, प्राचीन विधि है, संरचनावादियों के द्वारा दी गई है, किंतु इसका दोष भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि यह वैज्ञानिक नहीं है, यह विश्वसनीय नहीं है। तो अगर हम इसका आत्मनिरीक्षण विधि के गुण कहें तो गुण क्या है? यह सरल विधि है, यह प्राचीन विधि है, और इसका दोष कहें तो क्या हो गया कि यह वस्तुनिष्ठ नहीं है, यह वस्तुनिष्ठ नहीं है, और यह प्रयोगात्मक नहीं है, यह विश्वसनीय नहीं है। व्यक्ति जब स्वयं के बारे में बताएगा तो स्वयं की क्यों बुराइयां बताएगा? वह तो अपने बारे में अच्छा ही बताएगा ना। तो यानी कि एक सटीक जो परीक्षण होता है, वो परीक्षण सटीक परीक्षण नहीं हो पाता। इसलिए आत्मनिरीक्षण विधि की विशेषता कहें तो क्या हो गई? इसकी अच्छाइयां क्या हो गई कि ये प्राचीन विधि है, सरल विधि है, इसमें खर्चा कम आता है, परंतु इसका दोष क्या हो गया कि यह वैज्ञानिक नहीं है, विश्वसनीय नहीं है। विलियम जेम्स ने इसके बारे में क्या कहा है? विलियम जेम्स ने इसके बारे में एक स्टेटमेंट दिया है कि बालक के व्यवहार का अध्ययन वैसा है जैसे अंधेरे को जला है,
अंधेरे को जानने के लिए लाइट का जला देना। विलियम जेम्स ने कहा है कि आत्मनिरीक्षण विधि उसी भांति है जैसे अंधेरे को जानने के लिए हमारे द्वारा लाइट का जला देना। जब आप अंधेरे को जानने जा रहे हो और आपने लाइट ही जला दी तो आप अंधेरे को कैसे जान पाओगे। इसी भांति है कि जब आप स्वयं के द्वारा स्वयं का निरीक्षण कैसे कर सकते हो, आपको वह दिखाई तो देगा ही नहीं, आपको अपनी कमियां पता तो चलेंगी नहीं। इसलिए विलियम जेम्स ने कहा कि बालक के व्यवहार का अध्ययन इसमें उसी भांति है जैसे आप जब अंधेरे को जानने जाओगे और आपने लाइट जला दी तो वह उसका अध्ययन हो ही नहीं सकता। यह थी आत्मनिरीक्षण विधि का पहला भाग, आत्मनिरीक्षण विधि। आत्मनिरीक्षण विधि के बाद आत्मनिष्ठ विधि में ही दूसरी विधि आती है, गाथा विधि। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट कराती हूँ। देखिए, हमने आत्मनिष्ठ विधि पढ़ी लास्ट स्लाइड में। आत्मनिष्ठ विधि में दो विधियां होती हैं, आत्मनिरीक्षण विधि पहली होती है आत्मनिरीक्षण विधि, दूसरी होती है गाथा वर्णन विधि। आत्मनिरीक्षण स्वयं होती तो इन दोनों में अंदर ये एक ही विशेषता है कि स्वयं के द्वारा स्वयं का अध्ययन किया जाता है, स्वयं के द्वारा स्वयं का अध्ययन किया जाता है। यह दोनों की सेम विशेषता है, यह सरल होती हैं किंतु वैज्ञानिक नहीं होती, प्रयोगात्मक नहीं होती, सेम विशेषता है। इसमें ही दूसरी विधि क्या आती है, गाथा वर्णन विधि। गाथा वर्णन विधि में होता है कुछ निश्चित बिंदुओं के आधार पर स्वयं अपनी जीवन कथा को लिखना। स्वयं अपनी जीवन कथा के बारे में व्यक्ति कुछ निश्चित बिंदुओं के आधार पर लिखता है। इसमें भी वही है कि खर्चा कम आता है, सरल है, किंतु यह वैज्ञानिक नहीं है, यह विश्वसनीय नहीं है। आत्मनिष्ठ विधि के अंतर्गत यह दो विधियां ही पढ़ी जाती हैं। वैसे कई बुक्स में ऐसा होता है कि जो हमारी विधियां होती हैं, विधियों के प्रकार कहीं 8 दे रखे हैं, कहीं 10 दे रखे हैं, कहीं 15 दे रखे हैं, पर हम यहाँ पर जो मुख्य जो एग्जामों में आते हैं बस वही करना कि आप ऐसे तो ग्रंथ भरे पढ़े, आप पूरे ग्रंथ नहीं पढ़ सकते। जो आवश्यक है आपको वह लेना है, जो एग्जाम अप्रोच है कि आपको आपकी नौकरी दिला सके, हमको सिर्फ उतना पढ़ना है। तो इसके अंतर्गत हम जो मुख्य प्रकार है, विधियां हैं, हम उनको पढ़ेंगे। तो आत्मनिष्ठ विधि के अंतर्गत कौन कौन सी आ गई, एक तो आत्मनिरीक्षण विधि, स्वयं के द्वारा स्वयं का अध्ययन। गाथा वर्णन विधि, वही स्वयं के द्वारा स्वयं का अध्ययन। यह कम खर्चीली होती हैं, यह सरल होती हैं, परंतु यह विश्वसनीय नहीं होती। फिर दूसरी विधि आती है वस्तुनिष्ठ विधि। वस्तुनिष्ठ विधियों में कई प्रकार हैं। हाँ, इसके अंतर्गत सबसे पहला प्रकार क्या आता है, निरीक्षण विधि, प्रेक्षण विधि या अवलोकन विधि। ये एक ही बात है। इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, वॉटसन के द्वारा किया गया। इसके अंदर निरीक्षण विधि, प्रेक्षण विधि और ये अवलोकन विधि के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं, सहभागी निरीक्षण, असहभागी निरीक्षण और स्वाभाविक निरीक्षण। अब आप इनको देखिए कि सहभागी निरीक्षण कौन कौन से होते हैं। सहभागी निरीक्षण होता है जब निरीक्षण करता कि उसके साथ जिसका भी निरीक्षण कर रहा है, जिसका भी वह जांचना चाह रहा है, उसके साथ मिलकर कार्य करें। मान लो आपको किसी का अध्ययन करना है, वो पढ़ रहा है, तो आप भी उसके साथ लाइब्रेरी में बैठे हैं, पढ़ रहे हैं। आप उसकी पढ़ने के घंटों को, पढ़ने के तरीकों को, किस प्रकार से उसकी रुचियों को, उसको जानने का प्रयास कर रहे हैं, उसके साथ सहभागी होकर कार्य कर रहे हैं। जैसे आपने मैं हूं ना पिक्चर देखी होगी, उसमें शाहरुख खान अपने छोटे भाई की गतिविधियों को कैसा करता है, उसके साथ मिलकर कार्य करता है, उसके जो व्यवहार का अवलोकन उसके साथ उसका सहभागी बनकर करता है। तो यह क्या हो गया, सहभागी अवलोकन हो गया। कि यानी कि सहभागी साथ मिलकर जो अवलोकन किया जाए, उसके जो परीक्षण करता है वह उसी के साथ होता है जिसका परीक्षण किया जाए, यह सहभागी हो गया। और असहभागी में होता है कि जिसका निरीक्षण किया जा रहा है उसे भी पता है कि हाँ मेरा अवलोकन हो रहा है, अवलोकन करता एक जगह बैठ जाता है दूर से या फिर उसका निरीक्षण करता है, पर उसकी यह जानकारी में रहता है कि मेरा अवलोकन किया जा रहा है, यह असहभागी है। यह सहभागी और असहभागी यह दोनों इतने विश्वसनीय नहीं होते जितने स्वाभाविक होता है। अब इसके बारे में भी पढ़ेंगे, पहले आप असहभागी के बारे में पढ़ें। असहभागी में होता है कि जो निरीक्षण करता होता है वह दूर से उसका अवलोकन करता है। दूर से अवलोकन करना, जब मुझे पता है कि आप मुझे देख रहे हैं, आप मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो मैं अपने बारे में आपको ऐसा
प्रेजेंट करूंगी कि मैं बहुत अच्छे हूँ, हम बहुत अच्छे हैं, तो वो क्या हो गया, वो विश्वसनीय नहीं हो गया। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, मान लो कोई लड़की को रिश्ते वाले देखने आए हैं या फिर लड़के को कोई आए हैं, तो लड़की कैसे आएगी, बिल्कुल नजरें नीची, अपने मुंह ही ऊपर नहीं करेगी, अरे नहीं मैं तो बहुत, आपकी हॉबियां, मेरी तो हॉबी बस कुछ ही नहीं है, मैं तो बस किताबें पढ़ती हूँ, धार्मिक किताबें पढ़ती हूँ, मंदिर जाती हूँ और बस पढ़ती रहती हूँ, मेरे तो कोई हॉबी नहीं है, हाँ। और सोशल मीडिया, अरे नहीं नहीं, सोशल मीडिया से तो मेरा दूर दूर तक का कोई नाता नहीं है। वो अपने आप को कैसा शो करेंगी, बहुत अच्छा। इसी तरीके से मान लो किसी लड़के से पूछा जाए आप कैसे हैं, अरे नहीं नहीं मैं तो कोई गलत लत नहीं है, मेरा तो बहुत अच्छा व्यवहार है, मैं तो बस सिर्फ अपने जाता हूँ, अपने ऑफिस जाता हूँ, सीधा अपने घर आता हूँ। और मतलब जब वो व्यक्ति को पता है कि उसके को अवलोकन किया जा रहा है तो वो अपने आप को बहुत अच्छा दिखाएगा, तो वो विश्वसनीय नहीं हो गया। यानी कि जो अवलोकन करता है वह दूर से उसका अवलोकन करता है, और जिसका अवलोकन किया जा रहा है उसे यह जानकारी होती है कि उसका अवलोकन किया जा रहा है, तो वह अपने आप को बहुत अच्छा प्रूफ करता है, अपने आप को बहुत अच्छा दिखाता है, तो यह भी विश्वसनीय नहीं हुआ। स्वाभाविक निरीक्षण, स्वाभाविक निरीक्षण यह बहुत विश्वसनीय, यह विश्वसनीय किस तरीके से है, मान लो जैसे उस लड़की ने कहा नहीं 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 मेरा तो सोशल मीडिया से बहुत दूर दूर तक नाता नहीं है, नहीं मैं तो नजर ही नीची करती हूँ। आप फिर उसको कभी अकेले में देखिए, उसका ऑब्जर्व कीजिए, उसके दोस्तों के साथ देखिए, अच्छा नजरें ऊपर नहीं होती, सोशल मीडिया से तो दूर है, और पता चले कि इंस्टा पे अभी उसके पोस्ट आ रहे हैं, तो क्या हो गया, वो अस्वाभाविक कि उसका अकेले में, जब उसे खुद को पता नहीं है कि उसका अवलोकन हो रहा है, उस समय में जब उसका अवलोकन किया जाए तो वो स्वाभाविक होता है, वो वास्तविक होता है, और वही सही अवलोकन निकल कर आता है। मान लो जैसे लड़के ने कहा नहीं मैं तो बहुत बुरी लतों से बहुत दूर हूं, और फिर जब उसको पता नहीं है कि उसको कोई देख रहा है, उसका अवलोकन किया जा रहा है, उस समय उसको देखो स्वाभाविक रूप से, हाँ हो सकता है उसके हाथ में आपको ग्लास पा जाए, हो सकता है कुछ और बुरी लत पा जाए, सिगरेट पीता दिख जाए, तो क्या हो गया कि जिस समय उसका अवलोकन किया जा रहा है, उसे पता है कि मेरा अवलोकन किया जा रहा है, उस समय तो उसने अपने आप को क्या दिखाया, बहुत अच्छा दिखाया। वहीं जब स्वाभाविक परिस्थिति में, जब उसे पता नहीं है कि उसका अवलोकन करा जा रहा है, जब वो अपने वास्तविक रूप में रहेगा, तो यह इससे जो रिजल्ट आएंगे वो बिल्कुल सही आएंगे, बिल्कुल सत्य आएंगे। यानी कि इन सब में सबसे बेस्ट विधि कौन सी है, स्वाभाविक विधि है। अब निरीक्षण विधि या अवलोकन विधि किसके द्वारा प्रतिपादित की गई, वॉटसन के द्वारा की गई। सहभागी में साथ मिलके काम करते हैं, असहभागी में दूर से ऑब्जर्वेशन किया जाता है, परंतु उसे पता रहता है कि उसका निरीक्षण किया जा रहा है। स्वाभाविक में निरीक्षणकर्ता के द्वारा जब निरीक्षण किया जाता है तो उसको नहीं पता होता कि उसका निरीक्षण किया जा रहा है, और इसमें जो आंकड़े आते हैं वो बिल्कुल 100% सही आते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे और पढ़ते हैं। देखिए अभी तक अब हमने आत्मनिष्ठ विधि पढ़ ली, आत्मनिरीक्षण विधि, गाथा विधि पढ़ ली, फिर वस्तुनिष्ठ विधि में हमने निरीक्षण विधि, अवलोकन विधि, प्रेक्षण विधि, वह सभी एक में ही, उन्हीं के उपनाम है, वह पढ़ ली हमने। अवलोकन विधि में क्या होता है, सहभागी, असहभागी और स्वाभाविक, यह निरीक्षण 3 होते हैं। उसके बाद अगली है इसमें है, पहली हो गई अवलोकन विधि, फिर दूसरी आ गई प्रयोगात्मक विधि। प्रयोगात्मक विधि का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, विलियम वुंड के द्वारा किया गया। विलियम वुंट का प्रयोगात्मक विधि आपको याद आया कुछ, पहले हमने क्लास में एक बार किया था कि विलियम वुंट ने जर्मनी के लिप्जिग नगर में प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी मनोविज्ञान की, है ना। तो इन्होंने प्रयोगात्मक मनोविज्ञान दिया, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान दिया, इन्होंने प्रयोगात्मक विधि को वर्णन किया। प्रयोगात्मक विधि में जब आप सोचिए प्रयोग करेंगे तो कहीं निश्चित स्थान निर्धारित परिस्थितियों में करेंगे, तो इसका क्या पहली विशेषता तो क्या हो गया, निर्धारित परिस्थितियों में प्रयोग किया जाता है। प्रारंभ समस्या से होता है, प्रारंभ समस्या, निर्धारित परिस्थिति क्या होती है, जिसका अवलोकन किया जा रहा है, जिसका निरीक्षण किया जा रहा है वह भी, और जिसके द्वारा किया जा रहा है वह भी, वह एक निश्चित स्थान होता है, निश्चित परिस्थितियां होती हैं कि किस परिस्थिति में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जा रहा है। तो वह सारी परिस्थितियां जब निर्धारित होती हैं, मान लो कहीं भी प्रयोग करेंगे तो वो क्या होती है, परिस्थितियां निर्धारित होती है। तो निश्चित परिस्थितियों में उद्दीपक और अनुक्रिया का प्रयोगात्मक
होना ही इसके अंतर्गत आता है। उद्दीपक अनुक्रिया को आप ना भी समझे तो आप बस ये ध्यान रखना, निर्धारित परिस्थितियों में व्यक्ति का निरीक्षण किया, व्यक्ति का प्रयोग किया जाना, व्यक्ति का किसी भी व्यवहार के ऊपर प्रयोग किया जाना इस विधि के अंतर्गत आता है। निर्धारित परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, वह इसके अंतर्गत किया जाता है। प्रारंभ, कोई भी आप किसी भी चीज का प्रयोग करेंगे तो समस्या से ही प्रारंभ होगा, तो इसका प्रारंभ किससे होता है? समस्या से इसका प्रारंभ होता है। निर्धारित परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार पर प्रयोग करना, आंकड़ों को निकालना इस विधि के अंतर्गत आएगा। प्रारंभ किससे होता है? समस्या से होता है। इसके लाभ हैं, यह विश्वसनीय है, वैज्ञानिक है, सार्वभौमिक है, परंतु इसके जो नुकसान है वो क्या है? यह बहुत महंगी विधि है, यह महंगी विधि है। तो इसका क्या हो गया? और एक 3 चर होते हैं, 3 चर भी इसके अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से चर होते हैं? एक होता है स्वतंत्र चर, एक होता है स्वतंत्र चर, और एक होता है स्वतंत्र चर, दूसरा होता है जैविक चर, और तीसरा होता है आश्रित चर। आश्रित चर, स्वतंत्र चर के अंतर्गत क्या होता है? जैसे आप टीचर समझ लीजिए, टीचर स्वतंत्र चर है, वातावरण, विषय, वो सभी इसके स्वतंत्र चर के अंतर्गत आ जाएंगे। जैविक चर के अंतर्गत चालक, प्रणोद, प्रोत्साहन आ जाएगा। आश्रित चर के अंतर्गत जिसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, जैसे बालक, वह आश्रित चर के अंतर्गत आ जाएगा। स्वतंत्र चर के अंतर्गत आप शिक्षक को मानिए, जिसका प्रभाव पड़ता है विषय। जैविक चर चालक, प्रणोद, प्रोत्साहन, यह सभी जैविक चर के अंतर्गत आ जाएंगे। आश्रित चर बालक। अभी तक हमने क्या देखा है? एक बार आप उसका देखिए क्या क्या हमने करा है। हमने करा है वस्तुनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ के अंतर्गत अवलोकन विधि। अवलोकन विधि में पहला क्या है? सहभागी विधि, जिसमें अवलोकनकर्ता साथ मिलकर निरीक्षण करता है। असहभागी, जिसमें वह दूर से ऑब्जर्व करता है, फिर उसे पता होता है कि उसका ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है। तीसरी स्वाभाविक विधि, जिसमें निरीक्षण करता है, परंतु उसको पता नहीं होता कि उसका निरीक्षण, ऑब्जर्व उसको किया जा रहा है। यह हो गई अवलोकन विधि। दूसरी प्रयोगात्मक विधि, इसमें बालक के व्यवहार पर प्रयोग किया जाता है, निर्धारित परिस्थितियों में प्रयोग किया जाता है, प्रारंभ समस्या से होता है। तो हमने अभी वस्तुनिष्ठ, आगे और विधियां भी है, वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू। और यदि आपको क्लासेस पसंद आती हैं तो आप इनको लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।